समझ पाएंगे। और अगर पढ़ने लिखने के बाद ये चीज़ें समझ में नहीं आती तो फिर पढ़ाई लिखाई में कोई खासा फायदा है भी नहीं भाई। मैं तो कहता हूँ पढ़ाई का सबसे बड़ा फायदा ये है, चीज़ें आपको समझ आने लगती है। हम तो भाई 60 साल से ऊपर के हो गए, अब तो सब कुछ ही समझ में आ रहा। असली मजा तब है जब 20-22 पे समझ में आए, अब समझ में आने का क्या फायदा। इसलिए हमें अपना दिमाग जो है खुला रखना चाहिए और ये सोच कर देखो कि आगे हमें क्या क्या होने वाला है। एंड द लास्ट वन इज एंडोर्फिन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है। का मतलब जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो ये हार्मोन रिलीज होता है और ये हमें हेल्प करता है समस्याओं को ऊपर करने के लिए, लागू करने के लिए, या इसको और ज़्यादा हमारे पे हैवी ना हो। क्योंकि आप देखोगे जब भी हमें टेंशन होता है ना तो सारा हिसाब किताब हमारा बिगड़ जाता है। तो भगवान ने हमें इतने सारे सिस्टम, इतने सारे तंत्र और इतने सारे प्रबंध करके भेज रखे हैं कि स्ट्रेस होती है तब भी हम काम करते हैं, खुशी होती है तब भी हमें अच्छा लगता है, और दूसरे हार्मोन्स हैं उनका सबका अपना अपना अलग अलग काम है। एक बड़ा बढ़िया सा एग्जाम्पल है। समटाइम्स हम क्या होता है, जैसे मैंने अभी ये 1.5 मिनट वाला एग्जाम्पल दिया ना कि दूसरों को ऑब्जर्व करते रहते हैं पर हम अपने आप के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। बड़ा बढ़िया सा एग्जाम्पल है, कई दिन याद रहेगा तो दे दूं भाई। जब तक तुम्हारे मुंह वहाँ ठीक ठाक है ना तब तक ही मैं सुना सकता हूँ। आपको लगे कि बोर हो गए हैं, हो जाएगी, नमस्ते, कोई दिक्कत नहीं है। बताएं, गाड़ी चलाए जाने लग रहा था आदमी, रात का टाइम था, बारिश आ गई जैसे 2-3 दिन पहले आई थी, आंधी आ गई पूरी तरह से, गाड़ी खराब हो गई। उतर के देखा, दूर दूर तक कोई कुछ नहीं, अंधेरा अंधेरा, जंगल ही जंगल। एक जगह लाइट जलती हुई दिखाई दी, कोई चारा नहीं था, गाड़ी को वहीं छोड़कर वहां गया तो छोटा सा एक होटल था। रिसेप्शन वाला जगह है तो भाई कमरा चाहिए। कहता बाबूजी कमरा, हमारे तो सारे कमरे फुल हैं, कोई कमरा। कहता भाई मैं तो और कहीं जा नहीं सकता यार, बाहर तूफान आया हुआ, मैं कहाँ जाऊँ, मेरी गाड़ी खराब हो रही है। कहता तेरा कुछ खराब हो रहा हो, हमारे पास कोई कमरा। कहता तेरे जो मैनेजर है होटल का वो भी तो कहीं सोता होगा यार, वो दे दे। कहता उसमें तो जो मैनेजर मेरे से पहले था ना वो घर नहीं जा सका, वो उसमें सोता है। भाई मैं तो नहीं जाऊं। कहता यहाँ कमरा तो नहीं, कुछ भी कर, मैनेजर के चिपक गया जो ना, कुछ भी कर, रात तो मैंने यहाँ, और मैं कहाँ जाऊँ यार। तो कहता अच्छा ठीक है। एक हमारा गेस्ट ऐसा है, उसने फैमिली सूट ले रखा, डबल बेड है, पर वो अकेला सो रहा है उस पर। हमारे पास दूसरी चाबी है, मैं चुपचाप चाबी लगा के खोल दूंगा और तू चुपके से वहां जाके लेट जाना। अगर वो जाग गया मेरी जिम्मेवारी नहीं है। कहता तू एक बार खोल दे, तू एक बार खोल दे। उसने दूसरी चाबी लगाई और खोल दिया, खोलते वो जाके लेट गया। अब जो भीतर सो रहा था ना वो बड़ी सेंसिटिव नींद वाला आदमी था, उसको घड़ी की भी टिक टिक से आँख खुल जाती थी। उसने थोड़ा थोड़ा देखा क्या गड़बड़ होने लग रही है। वो लेटा ही था, इतनी देर में उठा, उसने स्विच उठाया, जलाया। कहता तू कौन है भाई, कैसे आ गया। कहता भाई साहब माफ करना, मेरे को ना होटल वाला छोड़ के गया, ऐसे ऐसे उन्हें सारी बात बताई। कहता ना ना मैंने तो भाई पूरी पेमेंट करके, भाई माफ कर दे यार, मैं कुछ भी, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। वो कहता करेगा कद नहीं, कर दिया तेने तो। माफी मुफी मांग के और वो मना लिया, वो सो गई। और उसने नींद फिर भी नहीं आ रही। सोचा यार यू कदे कोई होटल वाले की प्लानिंग होती है, सूट के शर्ट के सब गहने साफ कर दे, देखूं तो इसकी असलियत क्या है। आधे एक घंटे बाद उसने फिर लाइट जलाई तो क्या देखता है, वो जो लेट रहा था ना वो पुट्ठा जूते पहन रहा। उसका टेंशन हो गया, जूते पहन के क्यों सोया है। यह बात समझ में नहीं आई। टेंशन तो टेंशन होता भाई, उसने जगाया, खड़े हो भाई, हाँ जी, जूते क्यों पहन रहा है। पता क्या बोला, भाई जूते तो मैं न्यू पहन रहा हूं, तड़के जब उठांगे तो न्यू क्यों कर मेरा पाटेगा, मैं कौन सा हूं। पहले वाले आदमी की टेंशन हो गया यार, यू ज्योतिषा सवाल तो मैंने कभी सोचता रहा भाई, सो गया। उसकी आंख लगते ही उसने सोचा यार इसका तो टेस्ट करेगा, उसके जूते काट कर खुद पहन लिए। सुबह हुई और उठे, जो बाद में आया था ना वो दूसरे आगे करने लगा। बोला तो चल खड़ा हो, अपनी गाड़ी चला के ले जा। मेरा क्या मतलब, ये बोला मैं तू है, जूते जो पहन रहा था उसकी गाड़ी थी और मैं नहीं हूं, मैं तू है, तू मैं हूं।
क्या मतलब निकला कि हम दूसरों में ताका झांकी करते रहते हैं, कभी अंदर झांक के नहीं करते, देखते कि मैं क्या हूं, वेदर आई एम ए गुड पर्सन, एम आई ए गुड ह्यूमन बीइंग, क्या मैं ऐसा हूं जैसा लोगों को दिखाता हूं। 2011 में पहली बार अमेरिका गया। उन दिनों अपने यहाँ इंटरनेट नहीं था, बस वो पहिया घूम ही जाया करता, खुला कुछ नहीं करता। मैं गया, भाई बेटा भी अनमेरिड था उस टाइम, वो तो अपने दफ्तर में चला गया, मेरे ताई लैपटॉप दे गया, सारे दिन उसमें कुछ ना कुछ। तो वहाँ क्या था, सेमिनार बहुत होते हैं, वाशिंगटन डीसी की बात है, क्योंकि वो उनकी राजधानी है, दुनिया भर के देशों से कुछ ना कुछ चलता ही रहता। मैंने भी अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया, फ्री होता था, फीस तो कोई थी नहीं। और सेमिनार का टॉपिक वो पढ़ के तो कमाल सा हो गया। उन्होंने क्या, हाउ टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। अच्छा आदमी बनने का मौका यार, क्यों खोया। फट कर मैंने अप्लाई, सामने आ गया ईमेल, यू कैन अटेंड। फिर मैंने सोचा यार जात होगा, वो सोचेंगे इसका मतलब ही इज नॉट ए गुड ह्यूमन बीइंग, तो गंदा आदमी है। फिर मैंने सोचा यार यहाँ को जानता रहा बिछाना था, मैंने पता है मैं किस शर्म की बात है, चला गया भाई। सबसे पांचवी लाइन में बैठ गया, कोई 40 साल का बैठा, कोई 45 का बैठा, कोई 50-55 का बैठा, और जो सामने लड़का आया ना लेक्चर देने वाला, वो सारा 35 साल का। हाउ टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, स्माइल दे रहा हो, बाकी मुंह लटकाए बैठे। तो उसने पहला क्वेश्चन किया, जेंटलमैन मे आई आस्क यू व्हाई डू यू थिंक यू आर नॉट ए गुड ह्यूमन बीइंग। और अगर गुड ह्यूमन बीइंग होते तो यहाँ आए किस लिए हो। मैं तो लग गया इधर उधर देखने। वैसे उनकी अंग्रेजी भी बहुत ज्यादा अच्छी थी, हमें समझ में नहीं आती, लेकिन ये पता लग गया क्योंकि लिख रखा था कि वो बोल रहा था, तो मुझे पता लग गया ये पूछ रहा क्यों आए हो। एक ने हाथ उठाया, 56 साल का था, यस आई कैन, बताइए। उसने जो इंग्लिश में बताया वो ये था कि जब मैं 25 साल का था ना, मैंने लव मैरिज की, और जिस लड़की के साथ लव मैरिज की थी ना तो उसके घर वाले राजी थे और ना मेरे घर वाले राजी थे। उसके बावजूद भी मैं शादी करके उस लड़की को अपने घर ले आया। मेरे माँ बाप तो नाराज थे और मेरे फादर बड़े सख्त थे। उन्होंने तीसरे दिन मेरे को अल्टीमेटम दे दिया कि जेंटलमैन ऑप्शन इज बिफोर यू, चाहे तो तू घर छोड़ दे, चाहे हम पति पत्नी चले जाएंगे यहां से। तू कहता मैंने सारी रात सोचा कि यार इस लड़की ने मैं ले आया, इसके घर वाले तो पहले नाराज, इसको तो मैं कैसे छोड़ सकता हूं। नो, एंड आई डिसाइडेड कि वी शिफ्टेड टू दी अनदर होम, रेंटेड होम। हम उसी शहर में दूसरे घर में किराए पे रहने लगे और आज 27 साल हो गए मेरी शादी को। एवरी मोमेंट आई थिंक कि जिस बाप ने मेरे लिए इतना किया, पढ़ाया लिखाया, इतना सारा सब कुछ किया, उसी को मैंने छोड़ दिया। मेरे से भी गंदा कोई बेटा हो सकता है। और अगर मेरे से कोई आज पूछे तेरा आदर्श क्या है, तो वो मेरे फादर है। मैं इतना रेस्पेक्ट उनका करता हूं, जो कुछ हूं मैं किसकी वजह से हूं, और उनको भी मैंने छोड़ दिया। इससे बेकार ह्यूमन बीइंग और क्या हो सकता है। इसलिए आई वुड लाइक टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। दिस इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम, आई विल गिव यू ए स्मॉल एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज दूंगा, कर पाओगे। यस, मैं कुछ भी करूंगा, तू मेरा ये गिल्टी कॉन्शियस निकाल दे किसी तरह से, मुझे ये लगना चाहिए कि आई एम ए गुड सन। कहता ये तो कोई खास बात नहीं है, आपको मैं एक्सरसाइज देता हूं छोटी सी। आप घर जाके अपने पापा को सिर्फ 4 शब्द बोलने, आई लव यू पापा, बस, और कुछ नहीं बोल। ये बोल दोगे? हाँ जी, ये तो मैं बोल दूंगा, आई लव यू पापा। एक्सरसाइज के रूप में उसे लेके वो अपने घर आ जाता है। पुराना टाइम था, आते ही उसने लैंडलाइन का नंबर घुमाया, किसके यहां जाके बजा? पेरेंट्स के यहां। फोन मम्मी ने उठाया, हाँ बेटा क्या बात है? कि पापा से बात करनी। अरे आज तेरे को पापा याद आए? किसी शादी में कॉमन में जाते वहां तो तुम बात तक नहीं करते, आज तू पापा से क्या कहेगा? क्या काम है? कहता मैं आई लव यू पापा कहूंगा। बुढ़िया ने फोन पटक दिया, बेवकूफ कहेगा, ये लव यू कहेगा। सारी रात जागता रहा। अब वो एक ही ऑप्शन था कि खुद उठ के पापा के घर चला जाए। घर गया, घंटी बजाई सुबह सुबह। 2 ही संभावना थी, या तो पापा आएंगे या तो
मम्मी आएगी। अगर मम्मी आई तो पापा पीछे कहीं बैठे होंगे, वहीं से गाड़ियां बकेंगे और दरवाजा फिर से बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, दरवाजा खुला और सामने पापा थे। जैसे ही पापा दिखाई दिए, कंडली बाहों में ले लिया, उधर से पापा ने, दोनों ने एक दूसरे को कस लिया। उसका मुंह पापा के कान के बिल्कुल ऊपर था। एंड ही सेड, आई लव यू पापा। 2 मिनट तक शांत रहे। जैसे ही बच्चे ने हाथ खोले, पापा एकदम से धरती पे गिरे और दुनिया छोड़ के चले गए। सिर्फ और सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे थे, किस दिन मेरा बेटा आए और इस बात को रियलाइज करे कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, कितनी ज्यादा अटैचमेंट मेरी अपने बेटे के साथ है। वो उसी दिन फील कर सकता है जिस दिन वो खुद बाप बनेगा। दिस इज व्हाट द पेरेंट्स आर। जो काम सबसे पहले होना चाहिए था, आई एम हाईली थैंकफुल टू योर प्रिंसिपल रविंदर सर। मैं इनको सर बोल तो रहा हूँ, पर अंदर से मेरी आवाज़ ये आती है, ही हैज बीन माय स्टूडेंट आल्सो। मेरा बहुत ही अजीज है और स्टाफ मेंबर कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं। आप लोगों ने इतनी बढ़िया बढ़िया ताली बजाई, मेरा इतना सम्मान किया, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आज आपने इस तरह से यानी लेक्चर दिया कि कई बार तो आंखों से आंसू, यानी जैसे अब हम बोल पा रहे हैं, ऐसे लग रहा था जब मैं वहाँ पे बैठा था कि जब मैं दोबारा बोलने के लिए जाऊँगा तो यानी आवाज़ अंदर से निकलेगी कैसे। आपने यानी इस टाइप से भावुक सा बना दिया था, यानी इतना अच्छा, जो कि हम सारे के सारी ये चीज़ें हमारे अंदर होनी ही चाहिए। बेटा जैसे हम आपको क्लास में कहते हैं ना कि बेटा डेली क्लास में आया करो, क्योंकि जो लेक्चर होते हैं ना, किताबों में सारी चीज़ें नहीं होती। ऐसे ही जैसे अभी सर ने जो आप लोगों को समझाया, देखो हार्मोन्स का जिक्र करते हुए और एग्जाम्पल वो आपको दिए गए हैं रियल लाइफ से अटैच वाले एग्जाम्पल, जो आप कोई भी किताब पढ़ ले, कितने भी आप इंटरनेट पे चले जाएं, कहीं पर भी चले जाना, आपको ये एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलेंगे। वो एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ आप यहीं से लेके जा सकते हो और उनको अपने जीवन के अंदर उतार सकते हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारी बातें हैं उनको समझाने के लिए इस टाइप के एग्जाम्पल देने ही पड़ते हैं। लेकिन जो बच्चे जिन्होंने ये सेशन, कुछ ऐसे भी हैं ना जिन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा रखा है, वो तो हैं ही। जिन्होंने नहीं करा रखा, इसलिए ब्लेंडेड मोड के अंदर भी हमने रख रखा था, क्योंकि कुछ लाइव हमारे स्टूडेंट भी हैं, बाहर के भी हैं, तो उनके पास तो ये वीडियो लेक्चर पूरा का पूरा चला ही जाएगा। लेकिन इतना मोटिवेशनल यानी जो लेक्चर सर का था, अभी हमारे बहुत सारे सेशन चले, सभी के लेक्चर बहुत ही अच्छे थे, लेकिन जो दिल को छू जाए, जो हमारी आत्मा को झकझोर दे, किसी भी लेवल से लेके, चाहे कोई छोटा बच्चा हो, आप हो, हम टीचर थे, हम सभी थे, यानी हम सभी को बिल्कुल हिला के रख देने वाला लेक्चर था ये, कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। हम कभी ना कभी अपने पेरेंट्स को दुख पहुंचा चुके होते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में, ऐसा बोल के, वैसा बोल के, कुछ ना कुछ कह के, अपने दूसरों को कुछ कह के, अपने जो साथी जैसे हम हैं आपस में एक दूसरे को कुछ कह के, यानी लेकिन वो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर हम कह भी दें आपस में, तो हमें उन भावनाओं को समझना भी चाहिए। जैसे पेरेंट्स कुछ कह देते हैं, हम नाराज होके चले जाएं, ऐसे हमें आपस में एक दूसरे से कभी नाराज नहीं होना चाहिए। हमें इन सारी बातों को अपने जीवन के अंदर उतारना ही होगा। ऐसा नहीं कि हम कोशिश कर, हमें उतारना ही पड़ेगा इन सारी चीजों को। अच्छी डाइट लेना अलग चीज है, जैसे पहले लेक्चर में बताया गया, योगा करना एक अलग चीज है। लेकिन सबसे पहले जब तक हमारे अंदर ये सारे संस्कार नहीं होंगे, जैसे अभी सर ने बताए, इतने अच्छे तरीके से बताया कि आप सभी उसको अपने जीवन में उतार पाएं, रियल एग्जाम्पल्स थे ये सारे के सारे। तभी अगर हम उन संस्कारों को अपने अंदर पहले डालें, उसके बाद ही हमारा जो 3 हमारी मुख्य चीजें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो हमारे ऊपर जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगी, वो सिर्फ तभी डाल सकती हैं अगर हम पहले इन सारी बातों को अपने संस्कारों के फॉर्म में अपने अंदर डाल लेंगे। सो थैंक यू सो मच सर। आपने, हमारा तो दिल ही नहीं कर रहा था कि हम आपको ये कहेंगे सर आप रुक जाए। हाँ जी सर प्लीज। जब मैं ऊपरली तरफ बैठा करता ना, क्योंकि यहाँ का स्टूडेंट भी रहा हूँ भाई,
तो कोई भी आके लेक्चर दे जाया करता। और जो वो कहते ना, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अंदर उथल पुथल मचाती, और फिर हमको आपस में बात, मैं ना जी तो कर रहा था मेरा पूछने में, पर पूछ नहीं पाया। तो अगर ऐसा जी सा कर रहा हो तो यू कैन पूछ नहीं थी। ठीक है, कोई भी बात हो तो फिर मैं आपको बताऊंगा मेरे से किसी ने क्या पूछा था, वो तो बिना पूछे भी बता दूंगा। कोई क्वेश्चन हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। बेटा किसी के मन में कोई क्यूरी है, कोई सवाल है, जो भी आप पूछना चाहें सर से तो बेहिचक आप पूछ सकते हैं। सर ने अभी यही तो बताया था ना कि मन के अंदर कुछ नहीं छुपाना। आप यही कह सकते हो ना, सर ने आपको शुरू में ही बताया था कि प्रेज करनी चाहिए हमेशा सभी की। तो आप एक सुर में कुछ भी बोल सकते हैं, आप और कुछ नहीं तो यही कह सकते हो खड़े होकर, सर ने कहा क्या कोई क्वेश्चन है, तो आप यही कह सकते हो सर गजब का लेक्चर था सर आपका। यानी कहने का मतलब कुछ कहलवाया नहीं जाता, कहने का मतलब ये था जो भी आपके मन में कुछ भी आ रहा है तो मेरी सभी से गुजारिश है आप छुपाएं मत, एक बार बोलना सीखें, आप कुछ कहना सीखें। आप घबराएं नहीं कि मैं तो बोल नहीं सकता, मैं कुछ काम कर नहीं सकता। तो मेरा फिर से गुजारिश है आप सभी बच्चों से, सभी पार्टिसिपेंट से, सभी टीचर से भी, इवन मैं अपने आप से भी कर रहा हूँ कि वो आईसी कॉलेज में मैं लेक्चर देकर आया था और मैंने यही बात वहाँ भी बता दी कि बेटा ये बेटा वो, पता नहीं क्या क्या बता दिया। वो खत्म करके चलने लगा तो 15 मिनट के पीछे पीछे आ गई, सर मैंने कहा बेटा लेक्चर बहुत बढ़िया तो मैंने कहा मेरे पे एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। एक जगह में गया हुआ था, पता नहीं कहाँ की बात है, जुलाना था या भिवानी थी, वहाँ एक लड़की खड़ी हो गई, कहती सर सच बताऊं, जब आप बात कर रहे थे ना खूब मोटिवेट हो गए थे जी पढ़ने को, ये पर थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा जी, ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन तक जोश सा रहेगा, फिर हम सारी बात, कोई ऐसा तरीका बताओ जो मोटिवेशन बना रहे। मैंने कहा भाई ऐसा बना दूंगा तू सो नहीं पाएगी। बताओ सर, मैंने कहा ये बताओ आपके जो प्रिंसिपल सर हैं या जो सीनियर मोस्ट टीचर हैं, ये कितनी तनख्वाह होगी इनकी? नहीं होगी जी। कितनी होगी बेटा बताइए जरा, कितनी होगी? भाई इतनी बेसब्री लड़की देखी मैंने। कोई डिग्री हुई नहीं है और 3 लाख बता भाई। बेटा हम वो लोग हैं, मैंने पहली नौकरी 954 रुपये पे शुरू की थी, 954 रुपीज़ फर्स्ट सैलरी स्टार्ट पर मिली। फिर वो 10,000 होगी, मैं खुश हो गया। 20 फिर 50 हुई ना, फिर तो हम चौड़े हो गए थे, उन दिनों शादी हुई थी। और उसके बाद जब लाख होगी, 1.5 लाख होगी, 2 लाख। मेरे को तो याद है जब हम 8वीं 7वीं में थे, प्रस्ताव आया करता राष्ट्रपति की कितनी वेतन होती है, हम लिखा करते 1 लाख रुपये, और मेरे को मिलने लग गए 2 लाख। मेरा राज्य हो रहा था। और जब यहाँ से रिटायर होके गया तो मेरे ख्याल में 2,14,000 वगैरह थी कुछ ऐसी। और आज के दिन जो मेरे कंटेम्प्रेरी हैं, प्रिंसिपल का हो उससे थोड़ा सा नीचे वाले सर को 3,22,000 रुपये। भाग दो 30 तक भाग दो, आया 10,823 रुपये। रोज सांझ ने 100 के नोटा की एक गद्दी, और वह संडे में भी और छुट्टी वाले दिन भी। अरे जब इतने पैसे मिलते हो तो क्यों ना पढ़ो भाई, है ना? तो जब भी आपको ऐसा लगे कि पढ़ने में जी नहीं लग रहा तो याद कर लिया करो इतने सारे। और आपने तो पता नहीं 20 लाख मिलेंगे या 10 लाख मिलेंगे, पूछना कुछ। एक और लास्ट बात बता देता हूँ, आज के ज़माने में बेटा, आज के ज़माने में कितना ही नॉलेज ठस भरा होना, निरा नॉलेज है, सारी तो चीज़ें हैं, पर बोलना ना आता, कान पकड़ के ठाके बाहर काट दे। जो आदमी कम्युनिकेट नहीं कर सकता वो हमारी सोसाइटी के लिए कुछ भी नहीं, किसी तरह से कामयाब नहीं। और आगे आगे जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो उनको तो भाई 10 लाख कमा के दोगे जब 2 लाख सैलरी देंगे। इसलिए बोलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल आपकी बेटर होंगी उतनी ज़्यादा सैलरी मिलेगी, उतने पैसे मिलेंगे। इसलिए जिसको हरियाणवी भाषा में कई बार क्या होता है, सीधी अंग्रेजी में आधी बात समझ में आ, हिंदी में थोड़ी सी फालतू आ जाए, और हरियाणवी में कभी पट दे जाग लगता है। अगर पटर नहीं बोले ना कोई नौकरी नहीं देगा। और इसे नॉलेज का फायदा भी किए जिसने हम दूसरे तक बता ना सकें। इससे ज़्यादा मोटिवेट मैं बोलने के लिए कर नहीं सकता। अब सर ने लास्ट में दोबारा से आपको एक मोटिवेशनल
यानी थीम दिया कि किस टाइप से आप अपने आप को भी मोटिवेट कर सकते हैं, क्यों जरूरी है जब हम दूसरे को देखते हैं कि उसने ये मुकाम हासिल कर लिया तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ हलचल पैदा होती है, कुछ हार्मोन्स पैदा होते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से हमारे अंदर कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी आती है कि वो काम हमें भी करना है। सो थैंक यू वेरी मच सर कि आपने बिल्कुल शॉर्ट नोटिस के ऊपर बस हमने कॉल ही किया और आपने अपने बिजी शेड्यूल के अंदर से, क्योंकि आप सोशल अपलिफ्ट प्रोग्राम में कंटिन्यूअसली बिजी रहते हैं, और आपने फिर भी समय निकाला क्योंकि आप इसी कॉलेज से जुड़े हुए हैं, आपका पूरा लगाव है यहाँ से, तो इसलिए आप मना भी नहीं कर पाए और आप एकदम आ गए। हमने भी अपने पन के हिसाब से ही आपको यहाँ पे सर इनवाइट किया था, और हम आगे भी यानी जब भी हमारा कोई प्रोग्राम होगा तो हम गुजारिश करते हैं कि आप दोबारा से हमारा इनविटेशन सर स्वीकार कर लेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी के ऊपर विराम देता हूँ और दोबारा से सर का बहुत बहुत धन्यवाद।